इरम ने अब भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था और वो भी बस कमरे की होकर रह गई थी। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि राहेल का फ़ोन आ गया। उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगा था। हेलो, हेलो हया, कैसी हो? राहेल की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा न कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। कब तक जाना है, वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम इधर ज़बीन पप्पू की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फौरन सब ली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो गई थी। फ़ोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। यूं मुंह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा तो क्या करे? इरम ने तकिया फेंका और बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर से इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं ताकि कम से कम घर वालों को तो न पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा नज़र आते ही इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए तैफुरखान की कोई फैमिली में फ्रेंड्स बमाए ख़ानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्ज़ों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूलकर पुरजोश हो गई। हमारे दुल्हन भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसी क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो बाहर जाने के लिए तैयार बैठी थी। वो वीडियो दफ़ा करो उसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालिदा माजिदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए, आओ। उसने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। वो इरम को पकड़े ड्राइंग रूम में आ गई। सामने तो सिंगल सोफों पर एक नफीस सी खातून और एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज़ लवाजमात से सजी थी और सोनिया बसद इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपनी जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया बापर्दा सौ मुसलात की पाबंद, हमें और कुछ नहीं चाहिए थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इल्म तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकले। अस्सलाम वालेकुम। वह इरम को साथ ले अंदर दाखिल हुई। उसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरफ फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पर आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पर गिरते सिल्की बाल, ग्रे इनलाइन शर्ट और ट्राउजर जेबतन के दुपट्टा कंधे पर डाले इरम के साथ ही टांग पर टांग रखे पुरएतमाद तरीके से बैठ गई। बेगम करीम की मुशफ़िक़ सी आंखों में इरम के लिए पसंदीदगी की झलक उठी थी। उन्होंने तायदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हो? बेटे को मुतवज्जा न पाकर वो इरम से मुखातिब हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लेक्चर में। इरम ने झुकी झुकी नज़रों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ कि वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है, बड़ी चांचती परखती नज़रों से। दफातन उसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी फ़ोन निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। ख़वातीन आपस में मसरूफ़ थीं, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती कंखियों से सुख के देख रही थी जो अपने फ़ोन पर झुका हुआ था। तभी हौले से इसके मोबाइल पर माय नेम इज़ शीला की आवाज़ गूंजी, जिसे उसने फ़ौरन बंद कर दिया। मगर वो सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कदरे सबके से वापस चुका दी। हया को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो अब मोबाइल पर कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पर देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पर नज़र डालता। साफ जाहिर था कि वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। फिर एकदम मोटा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया।
حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ہوئی جلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے چین، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغ سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پیوس کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہی رک گیا۔ وہ اتنی دور بٹکی ہوئی تھی کہ پلے پر بٹن نہ سکی۔ بٹن دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تکی تکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ باپی بھی بہت اپسیٹ تھی۔ مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل ثنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا۔ جب فرقان نے سختی کی کہ بلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا کہ اس کو مکافاتی عمل کہتے ہیں۔ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہے؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کے الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے PTA۔ بجلی کا ایک کوندہ سا اس کے ذہن میں لگا تھا۔ اوہ خدائے، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ اور ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو وہ تب ہی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ ارم، تم میں کبھی موبائل کنیکشن سے اتحاد میں عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ استعمال کا قانون جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں چپکائی۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جٹ اپنا موبائل نکالا۔ PTA کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ PTA کے ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کرنے کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سیویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا۔ وہ واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بے تمیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلین لکھی اور بھیج دی۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک باریک گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں۔
साइबर क्राइम सेल से आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा गंभीर मगर नरम लहजा जिसमें ज़रा सी चाशनी भरी तपिश थी, गर्म और सर्द का इम्तिजाज। मगर मेजर अहमद ने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत बड़े खौफ से इसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या यही कि आप सुलेमान असफर की बेटी है, आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका भाई रोहेल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में ज़र तालीम है, खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरीयत इन लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सवांजी यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कज़न दाऊद फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो के इंटरनेट पे अपलोड को आपने रिपोर्ट किया है। इज़ दैट राइट मैम? वो जो दम बहुत सुनती जा रही थी बमुश्किल बोल पाई। जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप उसे वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज़ में बहुत मिन्नत पर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी सीडी है वो भी। आगे उसका गला रुक गया। एहसास तौहीन से कुछ बोला ही नहीं गया। मैं शहर के एक एक मंदिर से वो वीडियो निकलवाऊंगा, आप बेफिक्र रहे। और उसे लगा मन्नो बोझ उसके ऊपर से उतर गया हूँ। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाजे से लग रहा था कि वो फ़ोन रखने वाली है, तो वो बोल उठा, थैंक यू तो आप तब कहीं जब मैं ये काम कर दूँ, और इस काम को मैं शुरू करने के लिए भी मुझे आपका ताउन चाहिए। कैसा ताउन? मादाम आपको ज़रा सी तकलीफ़ करनी होगी, आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से हकला गई। इरम भी ककरमंदी से इसका चेहरा देखने लगी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा, इस स्टेप फ़ोन पर नहीं दिए जा सकते। उसे लगा वो महसूस सा मुस्कुरा रहा था। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? अगर किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं, अच्छा खुदा हाफिज़। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। बाद में कहिए उसका साइबर क्राइम सेल, अगर अब्बा या ताया अब्बा को पता चल गया कि हम एक जैसे के हेड क्वार्टर गए हैं तो हमारी टांगे तोड़ देंगे वो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी थी। उसने झंझला कर फ़ोन ही ऑफ कर दिया। इस वीडियो से ज़्यादा मेजर अहमद ने उसे ब्लैकमेल किया है, ये ख्याल फिर सारा दिन उसके जहन में गूंजता रहा। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पे थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने आई थी, मगर यहाँ इल्म हुआ कि पासपोर्ट 14 जनवरी को ही मिल पाएगा। और अभी 14 जनवरी में पूरा हफ्ता बाकी था। इस्लामाबाद में कोई तकनीकी मसला था, इसलिए उसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा था। वापसी पर भी इतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पर आई तो मगरिब जा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ही सैलाब बहुत से बह रहा था। सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल लिए। उसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। यकायक कोई उसकी खिड़की पर झुका। सोहनियों, क्या सोच रहे हो? वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डोली। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पर सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डोरी ने इस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो चढ़क कर बोली। वो खुली खिड़की में इस तरह हाथ जमा कर खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप गुस्सा कर रही हो। इस रोज़ वाले सख्ता सुरा टोली के चेहरे पर नहीं थे। इसके चेहरे पर कराहियत, बड़ी मासूमियत थी। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। हाय बाजी, डोली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डोली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज़ पर सर घुमा कर देखा तो फ्रंट सीट के खुली खिड़की पर एक और हवाचा सिरा खड़ा था।
डोली की सियाह रंगत की निस्बत उसका रंग ज़रा साफ था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था जी इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस। उसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा। पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। उसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा कांटा बना था, जिसे जला हो या शायद बर्न मार्क। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमी तेश में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पर अपने हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी ऐसे न करो पिंकी नान, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डोली ने पीछे से कहते हुए हाथ पड़ाकर उसके कंधे पर रखा तो वो तेरा कर घूमी। उसने डोली को धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हटा तो उसने जल्दी से शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। वो हाथ बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं तो तानुक डोली के दिल की बात बताने आई थी और तुझसे इस तरह कर रहे हो। ये जो डोली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मसनूई अंदाज में बन कर बोल रहा था। पीछे डोली शीशा बजाने लगा था। वो पूरे कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा तो उसकी गिरफ्त ज़रा ढीली हुई। हया ने फ़ौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चूम कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाही, मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई। ओ चड्डूबाजी जी। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर गिरी तो उसे होश आया। एक झटके से उसने लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे कूदते हुए बाहर खींचे। गाड़ी आगे भगाने से कबल उसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिस कांटे का जला हुआ निशान था कि शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पर मोटी सी बवर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हो गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैकअप मिरर में देखा, वो दोनों हवा जैसे बार बार मुड़ मुड़ कर उसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और ओसे से पलट कर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटक कर एक्सीलेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद उसे थी कि अब वो डोली इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लांच में बैठे सुलेमान साहब तेज़ी से उसकी तरफ आए। उनके चेहरे पर ओयस और हसब छाया था। वो डरकर पीछे हटी। तब ही फोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मजरे करती हो? रोहन से सोफे पर बैठा था, एकदम उठा और बहुत सी सीडीज उसकी तरफ उछाली दी। वहाँ सब मौजूद थे। थाया फुरकान, दाऊद भाई, रोहेल और एक तरफ इरम ज़मीन पर बैठी रो रही थी। दूर कहीं फ़ोन की घंटी बज रही थी। नहीं, वो इनको कहना चाहती थी। उनका मुंह थकती रह गई। उसका खून लेने वो सब उसका खून लेने पे तुले थे। सुलेमान साहिब आगे बढ़े और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बेहया। उसे थप्पड़ से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे, मगर उनसे आवाज़ डोरी की निकल रही थी। वो सुलेमान साहिब नहीं थे, डोरी बोल रही थी। डोली, पिंकी, बेहया। पिंकी की उंगलियां फ़ोन की घंटी